नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए रिसर्च से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और जिसको मैंने बनाया है और इसमें आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारी चीज़ें पूरा देखेंगे, एक ही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द पॉइंट विच प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। अब देखिए, प्राइमरी सोर्स यानी जो डाटा को हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? जिसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद जा कर के डाटा को इकट्ठा करता है और वो डायरेक्ट जो है जो कह सकते हैं जिससे हमें लेना है, जो व्यूअर होते हैं उनसे जो है लेकर के हम डाटा को इकट्ठा करते हो, प्राइमरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स होता है जिसमें रिसर्चर को एज कह सकते हैं उसको बनी बनाई चीज़, जैसे आपको मैंने इसको पढ़ाया भी है, जैसे आपके डाटा हुए, रिकॉर्ड जो हुए, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं और अन्य चीज़ें होती हैं, बुक्स हैं और डायरी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी सोर्स में आती हैं। तो आपको इसमें आपको बताना है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कौन कौन से हैं। तो देखिए, बुक्स, क्वेश्चनर, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, पर्सन्स इंटरव्यू, जर्नल्स और एक्सपेरिमेंट्स। और इसमें देखिए, मैंने भी आपको बताया प्राइमरी सोर्स जो रिसर्चर होता है खुद जाकर के डाटा को कलेक्ट करता है और मेथड का यूज करके, जैसे क्वेश्चनर मेथड का प्रयोग करके, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू से पूछ करके, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के द्वारा डाटा को इकट्ठा करता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स होते हैं। जो बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं और जर्नल्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी डाटा में आते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन आपके अवश्य ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है पॉइंट को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत ही आसान वे में, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, वैसे ही लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। चूज द पॉइंट विच प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी डाटा। अब बताइए, प्राइमरी डाटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी क्या है प्राइमरी डाटा की। देखिए यहाँ पर रियल टाइम, क्विक एंड इजी, एक्सपेंसिव, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी और इकोनॉमिकल शॉर्ट। देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी डाटा होता है वो रियल होता है। रियल टाइम में हम जा करके वहाँ पर अध्ययन करते हैं, उनसे क्वेश्चन से, उनसे सर्वे करके, क्वेश्चनर मेथड का यूज करके, इंटरव्यू से, एक्सपेरिमेंट से, इनका यूज करके हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए क्या है? रियल टाइम के होता है। दूसरा है एक्सपेंसिव, महंगा भी होता है। और तीसरा आता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, में इसमें विश्वसनीयता होती है, एक्यूरेसी भी आती है, यानी इसमें हम फैक्ट चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं किसके? प्राइमरी डाटा के। जबकि हमारे जो सेकेंडरी डाटा के प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई क्विक एंड इजी, हमें आसानी से बना बनाया मिल जाता है, उसी से हम डाटा को से अपना रिसर्च करते हैं। दूसरा है इकोनॉमिकल शॉर्ट में, यानी एक्सपेंसिव भी नहीं होता है ये। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी डाटा के प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। जैसे हमने आपको प्राइमरी डाटा का सोर्स बताया, इसमें से आपको चूज करना है सेकेंडरी डाटा के क्या सोर्स हैं। देखिए, इंटरनल रिकॉर्ड्स, वेबसाइट्स, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू, जर्नल्स। अब सेकेंड डाटा मैंने भी आपको बताया, जो बना बनाया चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट चीज़ें उसके बारे में रखी हुई हैं, उससे हम रिसर्च करते हैं, उसको उठा करके, वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या, इंटरनल रिकॉर्ड्स, अभी हमने आपको बताया। दूसरा वेबसाइट्स के द्वारा, और तीसरा है जर्नल्स के द्वारा। जबकि क्वेश्चनर और इंटरव्यू ये हमारे प्राइमरी डाटा में आते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है, सिलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। देखिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल्स, दोनों में अंतर जान लीजिएगा। जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल जिसमें हम 1 2 एज अ डिजिट में, मतलब कह सकते हैं काउंटिंग कर सकते हैं, जो एक 1 2 नंबरिंग में आते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें पॉइंट में नहीं होते हैं, वो हमारा ये जो कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें हम पॉइंट में कह सकते हैं, इसमें आंसर जो आते हैं वो पॉइंट में आते हैं। जबकि जो डिस्क्रीट डाटा होता है, इसी का जस्ट अपोजिट आप जाने रहिएगा। जो डिस्क्रीट डाटा होता है, इसमें हम नंबरिंग में, हमारा जो रिजल्ट आता है, जो हम काउंटिंग करते हैं, वो नंबरिंग में आता है। नंबरिंग का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से आता है। जबकि जो कंटिन्यूअस डाटा होता है, इसमें हम पॉइंट में 0.2 0.3 1.2 1.3 इस तरह से पॉइंट में चीज़ें आती हैं, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हाइट, एज, इंटेलिजेंस और वेट।
अब देखिए हाइट क्या है, तो हाइट 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच 5 इंच, तो ये क्या है 5 पॉइंट आ रहा है ना, तो यानी ये पॉइंट में हम इसको बता सकते हैं, तो ये हाइट हुआ। जबकि हमारा एज क्या है, एज की 10 साल 20 साल 25 साल, ये हमारा क्या है नंबरिंग में है। तो जो नंबरिंग में होता है वो डिस्क्रीट डाटा होता है, उससे वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल होता है जिसमें हम पॉइंट में डाटा को एग्जैक्ट करते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो इसमें आपको कंटिन्यूस चूज करना है, तो हाइट है, इंटेलिजेंसी है और वेट है, ये क्या आते हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स में आते हैं। अब आते हैं पायलट स्टडी। अब देखिए पायलट स्टडी को और किस नाम से जानते हैं, देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सप्लेनेटरी स्टडी। तो जो हमारा पायलट स्टडी होता है, यानी हम जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च को करने से पहले एक तरीके से हम पूरा खाका तैयार कर लेते हैं कि ये हमें मेथड लगाना है, इस तरह से इतने लोगों को सिलेक्ट करना है, ये सैंपल लेना है, इतना सैंपल लेना है, सारी चीज़ों का एक तरीके से थॉरोली हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं एक ग्रुप में, उसे हम क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। तो पायलट स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी नाम से जानते हैं। तो याद रखना, पायलट स्टडी को ही क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इन विच रिसर्च, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन विच रिसर्च यानी इसमें से कौन सा रिसर्च है जो अप्लाई किया जाता है किसके लिए, हु गेट डाटा एज न्यूमेरिकल फॉर्म, किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में प्राप्त करते हैं, एज साइंटिफिक वे में, यानी एक वैज्ञानिक तरीके से हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को इकट्ठा करते हैं या गेट मतलब प्राप्त करते हैं, एज वेल एज देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, और इसके साथ साथ उसमें क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको न्यूमेरिकल यानी क्वांटिटी के रूप में हम क्वांटिटी के रूप में डाटा को प्राप्त करते हैं, क्वालिटी के रूप में नहीं। तो ये इससे आप अनुमान लगा दीजिएगा, तो इसमें कौन सा अध्ययन होगा, ये हमारा होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम डाटा को प्राप्त करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, जबकि जो क्वालिटेटिव होता है इसमें हम डाटा को प्राप्त करते हैं क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारा केस स्टडी है, एथनोग्राफिक रिसर्च है और ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसमें क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी होता है इसमें सर्वे मेथड के द्वारा, डाटा को क्वेश्चनर के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा हम क्या करते हैं, इन मेथड का उपयोग करके जो है डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्वांटिटेटिव में आते हैं। तो याद रखना, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डाटा को साइंटिफिक वे में इकट्ठा करते हैं जिसमें क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिलेक्ट द क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इस पॉइंट पर आप ध्यान दिए रहेंगे तो कहीं भी किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप मैच कर लेंगे। सिलेक्ट द क्वालिटेटिव टाइप, अब यहाँ पर क्वालिटेटिव बताना है हमें, मैंने ऊपर बताया क्वांटिटेटिव और यहाँ पर क्वालिटेटिव बताना है। तो देखिए यहाँ पर केस स्टडी है और हिस्टोरिकल है, क्या है, केस स्टडी मेथड और हिस्टोरिकल मेथड है, ये क्या है, ये क्वालिटेटिव में आते हैं, जिसके द्वारा हम क्वालिटी यानी हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, इसमें क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि जो सर्वे मेथड है वो कोरिलेशनल जो रिसर्च है, इनके द्वारा जो है हम क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, फाइंड आउट द इमीडिएट सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इन विच रिसर्च अप्लाइड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा है कि इसमें कौन सा है, इसमें अब एक शब्द आप याद रखना, इमीडिएट सॉल्यूशन। इमीडिएट मतलब जो हमें तुरंत इसका किसी भी प्रॉब्लम का हमें आंसर देना होता है, तो इसके लिए कौन सा रिसर्च होता है, इसी पॉइंट से आप ये क्वेश्चन इससे अवश्य ही आता है नेट में। तो याद रखना, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, हमारा एक्शन रिसर्च होता है। क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इन विच रिसर्च अप्लाइड फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो हमारा क्या होता है, ये एक्शन रिसर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन रिसर्च। अब देखिए हम जैसे मैंने भी आपको बताया एक्शन रिसर्च क्या होता है। अब एक्शन रिसर्च में क्या क्या चीज़ें करते हैं, देखिए यहाँ पर लिटिल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, यानी अगर हम कोई ट्रेनिंग छोटी सी कर रहे हैं या उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो एक्शन रिसर्च के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है टू आइडेंटिफाई फॉर लोकल कंसर्न, यानी हमें कोई लोकल प्रॉब्लम है कोई चीज़ों का, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी हम तुरंत एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ आप जानने रहिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एकेडमिक संस्थान हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनकी जो समस्याओं को सॉल्व करते हैं वो हमारा किस में आते हैं, एक्शन रिसर्च में आते हैं। और जो ये थ्योरी बनाते हैं ये फंडामेंटल रिसर्च में बनाते हैं।
टू टेक केस स्टडी, यानी किसी केस की किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, वो केस स्टडी मेथड के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ये हमारा होगा लिटिल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई फॉर लोकल कंसर्न, एकेडमिक या इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम को जानने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी बेस्ड किस पे, जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर आधारित जो होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे रिसर्च जो एक्सपीरियंस के आधार पर या ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का हम अनुमान लगाएंगे कि बारिश क्यों अचानक आ गई, क्या कारण है, बादल बन रहे हैं और इससे क्या होगा, लग रहा है कि आंधी भी आएगी, यानी इससे क्या है, एक हमारा अनुभव है क्योंकि ऐसे पहले आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इस तरह से आंधी, इस तरह से जो बरसात आ रही है, इस तरह से जो बादल घिरे हुए हैं, इससे क्या लगता है कि आंधी तूफान एक साथ, मतलब बारिश भी होगी और तूफान भी आएंगे। तो क्या हमारे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम जब डाटा को इकट्ठा करते हैं और उसी को हम वेरीफाई, यानी उसी को हम एकदम सही मान लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, ये हमारा एम्पिरिकल रिसर्च होता है। क्या होता है, एम्पिरिकल रिसर्च होता है, किसमें, जिसमें हम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसको सही मान लेते हैं और उसी के आधार पर करते हैं रिसर्च, वो हमारा एम्पिरिकल रिसर्च होता है। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन कैन एक्सेप्ट दैट डाटा इज वेरीफाइड इन विच रिसर्च अप्लाइड, इसमें से कौन से रिसर्च को हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल में जो है दो चीज़ें होती है, कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम रिसर्च उसका प्रभाव हम देखिए, जो इस पर कुछ चीज़ नहीं करते क्योंकि इसमें क्या है, ये कंट्रोल है। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसी को हम उस पर चीज़ों पर अप्लाई करते हैं, उसी पर हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब जैसे कोई दवा दे रहे हैं, उस दवा का प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो हमारा किस पे करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है जिस पे हम दवा दे रहे हैं उसी पर हम उसका शोध करते हैं कि इसका हमारी दवा देने का क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप में हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, उस पर देखते हैं कि इसको दवा नहीं दी गई है और एक ग्रुप को दवा दी गई है जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी गया है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये चीज़ें याद रखना। और देखिए दो प्रकार के इसमें वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये जो है इनको जो रिसर्चर होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको सिलेक्ट कर लेता है और उसी के अनुसार जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको चूज करता है। जैसे यहाँ पर लेते हैं तंबाकू लिया मैंने, तो तंबाकू क्या है, तंबाकू हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर है। और तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो कैंसर क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो हमारा स्वतंत्र चर है यानी तंबाकू है, इसका प्रभाव कैंसर पर पड़ रहा है, यानी कैंसर होगा तो हमारा क्या है, आश्रित चर है। तो कैंसर होता है या हमारा फेफड़ा खराब होता है, तो ये क्या है, ये हमारे आश्रित चर है। और उसी तरीके जैसे हम एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये स्वतंत्र चर है। एडवर्टाइजमेंट से सेल यानी हमारी बिक्री बढ़ जाती है, तो बिक्री क्या है, ये आश्रित चर है। तो दो चरों का प्रयोग करते हैं एक्सपेरिमेंटल में, एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित चर। और अब आता है हमारा एथनोग्राफिक रिसर्च में जानते रहिएगा। इसमें जो लोगों की संस्कृति को जानने के लिए, सभ्यता को जानने के लिए एथनोग्राफिक रिसर्च का प्रयोग करते हैं और इसमें हमारा क्वालिटेटिव होता है और इसमें कह सकते हैं पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि वहाँ उनकी सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए क्या करते हैं, वहाँ उनके पास जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं और तब उनकी सभ्यता संस्कृति को हमें जानने का मौका मिलता है। तो हमारा होता है क्या, एथनोग्राफिक रिसर्च। केस स्टडी जिसके बारे में डिटेल किसी फैक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी तथ्य के बारे में जानकारी पूरा लेते हैं, वो हमारा केस स्टडी मेथड होता है। अब आता है, देखिए मैंने लगभग रिसर्च को यहाँ पर मिलान करने के लिए ले दिया है, इसी से सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। देखिए मैच द पॉइंट फर्स्ट टू पॉइंट सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। अब इनसे मैच करना है कि ये क्या क्या काम करते हैं, किस चीज़ के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका है जो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ये क्या करता है, ये कोई घटना घटित हो चुकी है, उस घटना का क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, इसका अध्ययन करने के लिए एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए इस समय
कोरोना का जो चल रहा था, इसमें लोगों का कैसे जीवन रहा, इसका अध्ययन करते हैं हम। तो हमारा यानी घटना घटित हो चुकी है, अब अगर लॉकडाउन खुला है तो इसका लोगों पर लॉकडाउन के समय क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानने के लिए हम जो अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, यानी स्टडी ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब सोसाइटी पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, वो हमारा होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है, इसमें कोई चीज़ के बारे में बहुत डिटेल जानकारी ली जाती है और इसमें जो डाटा होता है सेम डाटा होता है, और लेकिन जो समय होता है ये अलग अलग समय में उसी सेम डाटा पर जो है अध्ययन करते हैं, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है कि जो ही हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं ऑन कंटिन्यूअस के रूप में, यानी एक लगातार लेते हैं। जैसे किसी दवा या कोई चीज़ हम दिए हैं तो उसमें हम देखेंगे 1 महीने बाद क्या असर पड़ा उसी व्यक्ति पर, उसी ग्रुप में, दूसरे महीने उसी ग्रुप पर क्या प्रभाव पड़ा, तीसरे महीने उसी ग्रुप पर क्या प्रभाव पड़ा, या 6 महीने पे आप कर रहे हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ा। यानी हमारा क्या है, सैंपल एक है लेकिन हम अलग अलग समय पर जाकर के उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। अब हमारा क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, इसमें कलेक्ट फैक्ट या इंफॉर्मेशन विद इन टाइम, यानी इसमें जो सैंपल होता है ये सैंपल अलग अलग होते हैं। इसमें देखिए दोनों में अंतर यही है कि जो लॉन्गिट्यूडनल होता है इसमें सैंपल एक होता है और अलग अलग समय में अध्ययन करते हैं। जो क्रॉस सेक्शनल होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो सैंपल होता है वो अलग अलग होते हैं लेकिन वो एक ही समय में डाटा को इकट्ठा करके लेके चले आते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। वो हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जैसे कोई दवा दिए तो देख लेंगे तुम्हारे पे क्या प्रभाव, तुम्हारे पे क्या प्रभाव पड़ा, तुम्हारे पे क्या प्रभाव पड़ा, बस ऐसे ही कई लोगों से पूछ करके उसकी जानकारी ले लिया, वो हमारा क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हुआ। अब आता है फंडामेंटल रिसर्च। क्या है फंडामेंटल रिसर्च, आपको पता ही होगा। फंडामेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, कोई नई नॉलेज, नए ज्ञान या नई थ्योरी को हम डेवलप करने का काम, नई पॉलिसी को डेवलप करने का काम, बनाने का काम करते हैं, हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है। अब आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, जो ये नया ज्ञान हमारा फंडामेंटल से लिया गया है इनको प्रैक्टिकल रूप में लाना। ये दोनों बातें याद रखना, इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा है। जो अप्लाइड होता है, अप्लाइड में क्या करते हैं, इसमें थ्योरी को, जो हमने यहाँ पर थ्योरी बनाया है उस थ्योरी को चेंज करते हैं, किसके रूप में, प्रैक्टिकल के फॉर्म में हम चेंज करते हैं, उसको अपने अप्लाई करते हैं, व्यवहारिक रूप में लाते हैं, वो हमारा अप्लाइड रिसर्च होता है। और अप्लाइड रिसर्च के ही रूप में हमारा एक्शन रिसर्च माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब आता है हमारा एक्शन रिसर्च, मैंने भी आपको बताया ही। एक्शन रिसर्च क्या होता है, फाइंड आउट द इमीडिएट सॉल्यूशन। क्या है, फाइंड आउट द इमीडिएट सॉल्यूशन, यानी तो हमें किसी चीज़ का तुरंत ही अध्ययन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विच रिसर्च मिसकंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, यानी इसमें से कौन सा रिसर्च है जो हमें क्या करता है, मिसकंडक्ट नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर है फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन और ऑनेस्टी। देखिए ये तीनों चीज़ें हैं, फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या, जिसको हम बोलते हैं साहित्य चोरी करना, जालसाजी करना, इस तरह से चीज़ों को करना है, तो यानी धोखेबाजी करना। ये सारे किसी का रिसर्च है उसको हम अपने में इंक्लूड कर लेते हैं, उसको अपने मान करके हम दिखा लेते हैं, तो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं मिसकंडक्ट। यानी जो चीज़ें हमारे लिए कह सकते हैं वो उचित नहीं है, साहित्य चोरी हम कर रहे हैं, एथिक्स सही इसमें आता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या आती हैं, ये हमारी मिसकंडक्ट में आती है, लेकिन जो ऑनेस्टी है ये मिसकंडक्ट में नहीं आती है। तो ये बातें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल द इक्वेशन फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड। इसमें से जो हम फिगर्स और टेबल्स को इंक्लूड करते हैं, जो इसमें से किस में हम टेबल्स और फिगर्स को इंक्लूड करते हैं अपने रिसर्च में। तो देखिए यहाँ पर बिब्लियोग्राफी है, इसमें तो नहीं करते क्योंकि इसमें हम कहाँ कहाँ से डाटा को लिए हैं अपना रिसर्च में, ये ऐड करते हैं। अपेंडिक्स में नहीं करते हैं, लास्ट चैप्टर में नहीं, ऐसा कुछ होता है। जो टेक्स्ट होता है उसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम डाटा को क्या करते हैं, फिगर्स और टेबल्स को इंक्लूड करने का काम करते हैं, किसमें, टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिसर्च इज। अब देखिए रिसर्च क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा को इकट्ठा करता है। दूसरा, राइटिंग एंड रिपोर्ट ऑन नोन सब्जेक्ट, यानी लिखता है, रिपोर्ट बनाता है, एक जो जानता हो जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में पता है उसके बारे में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऐसा भी नहीं है। और तीसरा आता है साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, ये इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्या है, ये क्रमबद्ध और सिस्टमैटिक डाटा को ये क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है, उसको क्या कर सकते हैं, और प्रॉब्लम को देखता है, मतलब प्रॉब्लम को
सिलेक्ट करता है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस का परिकल्पना बनाता है, कलेक्ट करता है डाटा को, उसके बाद एनालिसिस करते हैं और लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालते हैं। ये सारी चीज़ें एक में आ जाती हैं, इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन सही है और ये हमारे रिसर्च का एग्जैक्ट जो है पॉइंट है, सी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको खुद बताना है इसका आंसर। वीडियो पे यहाँ पॉज करिएगा और देखिए आपको इसमें कितना आ रहा है और ये इसके बाद फिर जो है आप इसको चलाइएगा वीडियो को। देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। अब देखिए जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी हम जो भी डाटा को इकट्ठा करते हैं रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, वो ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। ये भी याद रखना, ये हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर, ये तीनों क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें सबको चुनने की संभावना एक समान होती है और इसमें किसी को भी चुना जा सकता है, इसमें इक्वल चांस होता है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, इसमें अपने जो रिसर्चर होता है अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों को चुनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें सभी को चुनने की संभावना एक समान नहीं होती है। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। तो सिंपल रैंडम में क्या है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी रैंडमली डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। अब जो है स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, ये भी हमारा उसमें रैंडम उसमें आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। इसमें जो है जो ऑप्शन होगा डिवाइड इनटू ग्रुप, इसमें क्या आता है, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मेंबर्स को हम चूज करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे महिला अलग, पुरुष अलग, बच्चे अलग, इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में। उसके बाद रैंडमली, याद रखना, रैंडमली डाटा को फिर स्ट्रेटा फॉर्म में डाटा को इकट्ठा करते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है। नेक्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखिए जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, डिवाइड इनटू क्लस्टर, देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो और वो बहुत ज़्यादा फैले से हों, वहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं, यानी एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप वहाँ, एक ग्रुप वहाँ हो और इस तरह से उनको चूज करना हो रैंडमली, तो क्लस्टर सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर है डिवाइड इनटू, इनको क्लस्टर यानी गुच्छे में उनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे जियोग्राफी के ग्रुप में, डेमोग्राफिक के रूप में उनको डिवाइड करने के बाद तब डाटा को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट हमारा कोटा सैम्पलिंग है। तो कोटा सैम्पलिंग यानी रहिएगा, ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। ये क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अभी मैं आपको रिसर्च में और एक वीडियो ले आऊँगी, तो ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, चाहे जो भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग संबंधी, यानी टीजीटी, पीजीटी, DSSS और आर्मी पब्लिक स्कूल के भी आपके फॉर्म आने वाले हैं, आ गए हैं, उसमें भी आपके लिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि रिसर्च हर जगह आ रहे हैं। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।